सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस और मेरे भाई सीजीएल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट भाई सीजीएल की और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं फटाफट से लाइव आ जाइए, ठीक है। और जिनका सीजीएल का पेपर अभी होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है, वो तो भाई इस वीडियो को घोड़ के पी जाना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था? श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इंदिरा आवास मंत्रालय योजना की बात हो रही है, इसका मतलब राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप बोलोगे 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके टाइम पर? राजीव गांधी के टाइम पर। किसके टाइम पर मेरे दोस्त? राजीव गांधी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर कर दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, दक्षिण भारत में 3री शताब्दी बीसी में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? कथकली की, ओडिसी की, भरतनाट्यम की, या फिर मेरे भाई कुचिपुड़ी। ठीक है, 3री शताब्दी बीसी में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम। ठीक है, तो भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो समझदार स्टूडेंट होगा वो मेरे भाई ऑप्शनों को देखकर ही आंसर कर देगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई कुचेलापुरम और कुचेलापुरी, मतलब मेरे भाई सर नाम से हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं भाई किसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में, तो ये कुचिपुड़ी है कहाँ का? आप बोलोगे सर ये कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नृत्य। अगर मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो मेरे भाई धीमसा नृत्य भी कहाँ का है? सर धीमसा भी आपके आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा मेरे भाई लंबाड़ी भी कहाँ का है? सर लंबाड़ी भी आपके आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा मेरे भाई बुट्टा बोमल्लू, क्या नाम है मेरे भाई? बुट्टा बोमल्लू। ये बुट्टा बोमल्लू जो नृत्य है ये भी मेरे भाई कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा गोबी नृत्य, कौन सा भाई? गोबी नृत्य भी कहाँ का है मेरे भाई? ये भी आपके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करता हूँ कुचिपुड़ी के कलाकारों के बारे में, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द आ जाए वो कुचिपुड़ी का कलाकार होगा। जैसे कि राधा रेड्डी, ठीक है, जैसे कि राजा रेड्डी, जैसे कि भावना रेड्डी, ठीक है, जैसे कि भावना रेड्डी, ठीक है, जैसे कि मेरे भाई पदमजा रेड्डी। क्या नाम है? पदमजा रेड्डी। इसके अलावा मेरे भाई आप बोलोगे यामिनी रेड्डी। क्या नाम है? यामिनी रेड्डी। ठीक है, तो मेरे भाई राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, पदमजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, और मेरे भाई आप बोलोगे किसके बारे में? कौशल्या रेड्डी के बारे में। किसके बारे में? कौशल्या रेड्डी के बारे में। तो ये सारे के सारे कलाकार मेरे भाई किसके हैं? कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में कुचिपुड़ी मिल जाए आंध्र प्रदेश आंसर कर देना, चाहे धीमसा मिल जाए, चाहे लंबाड़ी, चाहे बुट्टा बोमल्लू, चाहे गोबी मिल जाए, तुम तो मेरे भाई आंख बंद करके आंध्र प्रदेश आंसर कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, पदमजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सारे के सारे कलाकार मेरे भाई कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर। ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, ठीक है, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, ठीक है, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है मेरे भाई, उन लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए मेरे भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, और मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। ओनली 50 रुपये का ये पीडीएफ है। जिन बच्चों को भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये का पीडीएफ है जिसमें आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में मेरे भाई इस बात की गारंटी भी है कि मेरे भाई 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों को चाहिए भाई इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपके सामने है, फुटबॉल मैच में यदि किसी टीम में कम से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरे भाई यदि किसी फुटबॉल मैच में कम से कम कितने खिलाड़ी अगर नहीं है तो उस फुटबॉल मैच को शुरू ही नहीं किया जाता। वैसे तो देखो मेरे भाई फुटबॉल मैच में, ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई, फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर 11 खिलाड़ी नहीं भी है ना तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई उसने पूछा कि कम से कम कितने खिलाड़ी तो होने ही चाहिए, उनके बिना तो मैच शुरू ही नहीं कर सकते। 10 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या फिर मेरे भाई 6 खिलाड़ी। तो आप बोलोगे भाई फुटबॉल मैच को शुरू करने के लिए कम से कम 7 खिलाड़ी होने चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं अगले सवाल पर बढ़ूं तो मेरे भाई देखो बात करते हैं फीफा के बारे में। ठीक है, फीफा, तो फीफा जो है भाई ये करवाते हैं आपके फुटबॉल मैचों को, ये फीफा करवाती है। फीफा की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1904 में। ठीक है, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई किसके बारे में, कि पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। ठीक है, पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप को शुरू करने के लिए, फुटबॉल मैच को शुरू करने के लिए कम से कम 7 खिलाड़ी होने चाहिए। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है। हमारे ग्रह, हमारा ग्रह कौन सा है मेरे भाई, पृथ्वी। ठीक है, तो ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है, स्थिर है, वृद्धिशील है, चक्रीय है, या फिर मेरे भाई आपके ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान का मतलब होता है मतलब धीरे धीरे कम होना। ठीक है, धीरे धीरे कम होना। ठीक है भाई, ह्रासमान का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको आप देख लें। ठीक है, तो मेरे भाई हमारे ग्रह की जैविक संपदा क्या है मेरे भाई, सर ह्रासमान है, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। ठीक है, कोई सी भी जैविक संपदा हो भाई हमारे धरती पर, ठीक है, वृक्ष हैं धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई सी भी चीज ले लो मेरे भाई धीरे धीरे कम ही होते जाएंगे। आप बोलोगे सर इंसान तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, नहीं बढ़ रहे मेरे भाई, फिलहाल के लिए मान लो कि बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई जैविक संपदा मेरे भाई क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, मतलब एक दिन नष्ट हो जाएगी सब कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आगे आते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। तो ये हमने कर ही लिया, इस सवाल का राइट आंसर बताइए। वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा खालिस्तान प्रति माह तय की गई थी। यानी कि मेरे भाई आपसे पूछा गया कि 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा खालिस्तान प्रति माह तय की गई थी। 816 रुपये, 970 रुपये, 2850 रुपये, या फिर मेरे भाई आपके 915 रुपये। यानी कि मेरे भाई अगर कोई आदमी एक महीने के इनमें से अगर रुपए कम कमाता है तो मेरे भाई वो किसके अंदर आएगा, गरीबी रेखा के अंदर आएगा। तो मेरे भाई ये रखी गई थी कितनी, 816 रुपये। अगर भाई कोई आदमी महीने के 816 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, इसका मतलब वो आएगा मेरे भाई किस में, गरीबी रेखा के अंदर आएगा। ठीक है, किस में मेरे भाई, गरीबी रेखा के अंदर वो आपका आएगा। और मैंने आपको बताया था भाई कि गरीबी रेखा का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो कौन से राज्यों में है मेरे भाई, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। ठीक है, गरीबी रेखा का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, गरीबी रेखा का जो प्रतिशत है वो मेरे भाई छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 816 राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए आंसर कर दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत। आगे आ जाओ भाई, अगला सवाल आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके का ये सवाल है। अगर मेरे भाई कोई बच्चा इस सवाल का आंसर गलत कर देता तो मैं मानूंगा भाई उस बच्चे की जीके बहुत ही कमजोर है और मेरे भाई इस जीके से उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। देखिए भाई, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। क्या ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात सही है क्या। दूसरी बोली, वे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की बढ़ावा देते हैं। क्या ये बात सही है क्या। तीसरा बोला, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। क्या ये बात मेरे भाई सही है क्या। आप बोलोगे मेरे भाई सर यहाँ पर 3 बात लिखी हुई और 3 बातों में से देखो मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई ये काम तो मौलिक कर्तव्य करते हैं। मान लो मेरे भाई हमारे आसपास में कोई असामाजिक गतिविधि हो रही हो या फिर राष्ट्र विरोधी कोई भी काम हमारे आसपास में हो रहा हो तो उनको रोकना,
ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, सीधी सी बात है भाई। तो चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं भाई कि ये काम मत करो प्लीज, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य, उनमें बोला गया कि भाई बच्चों को कारखानों पे मत भेजो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दो, ठीक है। तो ये सारी बातें मौलिक कर्तव्य बोली गई, ठीक है। राष्ट्रगान का पालन करो, ठीक है, तिरंगे झंडे का पालन करो मेरे भाई। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, अगर इनका कोई विरोध करता है तो मेरे भाई चेतावनी है हमारे संविधान में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में। इसका मतलब सर ये पहली बात तो हमारी सही है। दूसरा आया, वे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, हमारे संविधान के जो मौलिक कर्तव्य उनमें यह भी बोला गया है कि भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, मतलब सब चीजों का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और मेरे भाई अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। सर ये बात भी हमारी सही है। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। सर ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी मान लो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? हमारे संविधान में है मेरे भाई। अगर कोई आदमी मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसको सजा दी जाएगी, और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब सर ये बात गलत लिखी हुई है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करेगा तो उसको भाई सीधी सी बात है सजा तो मिलेगी। मान लो मेरे भाई मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है कि राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, जैसे कि मान लो ताजमहल है, अगर कोई आदमी ताजमहल को तोड़ दे तो सीधी सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। तो मेरे भाई यही बात सही है, इसमें लिखी हुई है गलत है, ठीक है, कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तो कानूनी प्रतिबंध तो है, इसका मतलब ये बात गलत है। तो भाई ए और बी दोनों सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ए और बी दोनों सही है, बाकी मेरे भाई हमारे गलत है भाई, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूरदृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, या फिर मेरे भाई आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या फिर मेरे भाई आपके फोकस दूरी। तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई कि देखो सवाल में तुमसे पूछा कि बिना परिश्रम यानी कि बिना कोई मेहनत के सबसे स्पष्ट रूप से ठीक है, सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और मेरे भाई ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती कितनी है मेरे भाई, आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मेरे भाई अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर दूर हमारी आंखों से रखी हुई है तो वो चीज हमको एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो मेरे भाई ये न्यूनतम दूरी होती कितनी है, 25 सेंटीमीटर की होती है। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करूं कि किसी आदमी को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए, अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको किस प्रकार का लेंस लगेगा आंखों में, ठीक है। अगर भाई किसी आदमी को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो बताइए भाई उसको किस प्रकार का लेंस लगाया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर निकट और दूर, इसमें से नाम बड़ा कौन सा, सर निकट तो 3 अक्षरों का है और दूर 2 अक्षरों का है। इसका मतलब मेरे भाई इसमें बड़ा नाम का लेंस लगेगा, और बड़ा नाम है मेरे भाई आपका अवतल, ठीक है। अवतल में 4 अक्षर होते हैं और इसमें लगेगा मेरे भाई आपके उत्तल, उत्तल में 3 अक्षर। तो मेरे भाई नाम बड़ा तो लेंस भी बड़ा, नाम छोटा तो लेंस भी छोटा, ठीक है। तो अगर मेरे भाई किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको अवतल लेंस लगेगा, और अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको उत्तल लेंस लगेगा। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके सवाल पर, ठीक है। अगर मेरे दोस्त आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो मेरे भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ में हो सके तो मेरे भाई शेयर भी कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक है, एन राजम, सुल्तान खान, गोपाल दास, या फिर मेरे भाई आपके वी धन्नामल, ठीक है। तो मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में, प्रसिद्ध वीणा वादक के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई सर एन राजन क्या बजाते हैं, एन राजन तो मेरे भाई आपके वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई, ये तो आपके वायलिन बजाते हैं। इसका मतलब सर ये तो नहीं हो सकता। सुल्तान खान मेरे भाई क्या बजाते हैं, सर सुल्तान खान तो सारंगी बजाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट, गोपाल दास एक कलाकार, गायक कलाकार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई आपके वी धन्नामल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे भाई आपके कर्नाटक संगीत का, ठीक है, कर्नाटक संगीत से इनका क्या है मेरे भाई आपका संबंध है, ठीक है।
तो मेरे भाई आपसे पूछा है किसके बारे में, एक प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है, ठीक है। तो एन राजन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं, वी दन्नामल जिनका संबंध कर्नाटक संगीत से है वो मेरे भाई आपके वीणा बजाते हैं। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूँ किसके बारे में, असद अली खान के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, असद अली खान के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई ये आपके रुद्र वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई, ये आपके रुद्र वीणा बजाते हैं। अगर मेरे भाई बात करता हूं मैं किसके बारे में, विश्व मोहन भट्ट के बारे में, किसके बारे में भाई, विश्व मोहन भट्ट के बारे में, तो मेरे भाई ये आपके मोहन वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे दोस्त, ये आपके मोहन वीणा बजाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई डी आंसर दिया था उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लियर है। अगले सवाल पर बढ़े भाई। वर्ष 2022 में खालिस्तान के नाम से एक खो खो लीग शुरू की गई थी। अल्टीमेट खो खो लीग, रिलायंस खो खो लीग, प्रो खो खो लीग, या फिर मेरे भाई आपके डायमंड खो खो लीग। ठीक है, आपसे पूछा है मेरे भाई किसके बारे में कि वर्ष 2022 में खालिस्तान के नाम से एक खो खो लीग की शुरुआत हुई थी। तो मेरे भाई क्या नाम था उस खो खो लीग का, अल्टीमेट खो खो लीग था, रिलायंस खो खो लीग, प्रो खो खो लीग और मेरे भाई डायमंड खो खो लीग। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर अल्टीमेट खो खो लीग इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का विजेता कौन है, 2023 का विजेता कौन है, तो आप क्या बोलोगे भाई, गुजरात। ठीक है, गुजरात जॉइंट्स इसके विजेता है, तो मेरे भाई गुजरात आप लिख लीजिए। ठीक है भाई, अल्टीमेट खो खो लीग 2023 के विजेता कौन है, मेरे भाई गुजरात है, और चेन्नई को इन्होंने हराया था। किसको मेरे भाई, चेन्नई को। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई खो खो में कि खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर खो खो में तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला सवाल आपके सामने, अपने मातृ पक्ष से मुगल शासक खालिस्तान के वंशज थे, चंगेज खान के वंशज थे, इल्तुतमिश के, महमूद गजनवी, या फिर मेरे भाई आपके तैमूर के। ठीक है भाई, बात हो रही है मुगल शासक किसके वंशज थे, तो मेरे भाई इन सब में आपका नाम देख ही सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर एक ही नाम ऐसा है। ठीक है, तो मेरे भाई चंगेज खान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो भाई मातृपक्ष से यानी कि भाई मुगलों की जो मम्मी थी ना, मम्मी, वो मेरे भाई किस ओर से आई थी, तो मेरे भाई चंगेज खान के परिवार से थी वो। ठीक है, तो भाई मातृपक्ष से मेरे भाई मुगल शासक जो है चंगेज खान के परिवार से थे। अगर मैं बात करता हूँ मुगलों के बारे में, तो मेरे भाई भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, भाई भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, आप बोलोगे सर बाबर ने। ठीक है, बाबर ने मेरे भाई भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, कब, 1526 में। ठीक है, 1526 में आपके पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उस युद्ध में मेरे भाई इब्राहिम लोदी मारा गया था, बाबर जीत गया था, और उसी के साथ मेरे भाई बाबर, ठीक है, भारत में कौन सा वंश आ गया था, मेरे भाई मुगल वंश आ गया था। ठीक है भाई, उसी के साथ मेरे भाई भारत में मुगल वंश आपका आ गया। ठीक है, बाबर के बाद में राजा कौन बना, हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर बना। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाबर ने मेरे भाई 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1528 में मेरे भाई इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और मेरे भाई 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। कौन सा मेरे भाई, घाघरा का। और 1530 में इसके क्या हो गई थी मेरे भाई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। और भाई बाबर का मकबरा मेरे भाई कहाँ पर है, आप बोलोगे सर बाबर का मकबरा अफगानिस्तान के काबुल में है। कहाँ पर मेरे भाई, काबुल अफगानिस्तान में इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो भाई मातृपक्ष की ओर से मुगल जो है चंगेज खान के परिवार से थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में खालिस्तान के बारे में उल्लेख है। तो अनुच्छेद नंबर 50 के बारे में पूछा, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। भाई बहुत आसान नहीं है, तो ठीक है, तो देखिए सर अनुच्छेद नंबर 50, तो जिन बच्चों ने भाई डी आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी गलत। ठीक है, तो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद नंबर 50 में ये बात लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद नंबर 51 में ये बात लिखी हुई है। समान न्याय को बढ़ावा देना, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, तो मेरे भाई ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 39 के भाग ए में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 39 के भाग ए में ये बात लिखी हुई है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये बात सर अनुच्छेद नंबर 50 में लिखी हुई है, 100% सही है। ठीक है, आगे आ जाओ।
नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो बताइए मेरे भाई, झिझिया का संबंध किससे है? राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, या फिर मेरे भाई आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो बात करेंगे भाई किसके बारे में? झिझिया के बारे में। ठीक है, तो झिझिया लोक नृत्य जो है मेरे भाई कहाँ का है? आप बोलोगे सर झिझिया तो बिहार का है। ठीक है, बिहार का है मेरे भाई। मैंने आपको बताया था बिहार के बारे में कि भाई नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। कौन है मेरे भाई? नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल का नाम क्या है मेरे भाई? राज्यपाल का नाम राजेंद्र अर्लेकर इनके राज्यपाल का नाम है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई विदेशिया लोक नृत्य, कौन सा? विदेशिया लोक नृत्य। अगर मैं बात करता हूँ भाई किसके बारे में? जट जाटिन के बारे में। ठीक है, जट जाटिन के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कजरी के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई सोहर खिलौना के बारे में। ठीक है, सोहर खिलौना के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई सोहराय के बारे में। किसके बारे में भाई? सोहराय के बारे में। ठीक है, तो इन सभी का जो संबंध है, ठीक है, सोहराय, ठीक है, तो इन सभी का जो संबंध है वो मेरे भाई आपके बिहार से। ठीक है, छठ पूजा का संबंध भी मेरे भाई बिहार से है। ठीक है, तो झिझिया लोक नृत्य की बात हो रही है मेरे भाई, बिहार इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी बिहार में मेरे भाई आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी मेरे भाई कहाँ पर है? बिहार में है, जिसमें आपकी गंडक नदी बहती है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? किरण देसाई के द्वारा, अनुज धर के द्वारा, विक्रम सेठ, या फिर मेरे भाई आपके अरविंद अडिगा के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू नेताजी ये पुस्तक लिखी हुई है भाई किसके द्वारा? तो जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। किरण देसाई की पुस्तक का नाम क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर किरण देसाई की पुस्तक का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या नाम है मेरे भाई? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? आप क्या बोलोगे? किरण देसाई इसका नाम है। ठीक है, नेताजी किसको बोलते हैं सर? नेताजी बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पर किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है मेरे भाई, नेताजी किसको बोला जाता है? आप बोलोगे सर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की किताब का क्या नाम है? आप बोलोगे मेरे भाई इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की किताब का क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल इनकी किताब का नाम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मेरे भाई मैं आपसे विक्रम सेठ की किताबों के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर ए सूटेबल बॉय। ठीक है, ए सूटेबल बॉय। ठीक है, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? सर ये तो हमारे कौन है? विक्रम सेठ है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई टू लाइव्स, ठीक है, टू लाइव्स, LIVES, ठीक है, टू लाइव्स के लेखक भी कौन है? विक्रम सेठ है। इसके अलावा मेरे भाई द गोल्डन गेट, ठीक है, द गोल्डन गेट के लेखक भी कौन है? सर इनके लेखक भी विक्रम सेठ है। ठीक है, तो ए सूटेबल बॉय, टू लाइव्स और भाई गोल्डन गेट, तीनों ही पुस्तकों के लेखक कौन है? आपके विक्रम सेठ है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? अरविंद अडिगा के बारे में। ठीक है, अगर मेरे भाई अरविंद अडिगा के बारे में बात की जाए तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? व्हाइट टाइगर। क्या नाम है मेरे भाई? व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? सर ये तो अरविंद अडिगा है। इसके अलावा मेरे भाई सिलेक्शन डे, ठीक है, SELECTION, सिलेक्शन डे, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? अरविंद अडिगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, किरण देसाई की पुस्तक का नाम इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, ठीक है, अनुज धर की पुस्तक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल है। विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम ए सूटेबल बॉय, टू लाइव्स और मेरे भाई गोल्डन गेट है। अरविंद अडिगा की पुस्तक का नाम व्हाइट टाइगर और मेरे भाई सिलेक्शन डे है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 78 ईसा पूर्व में, ठीक है, 78 ईसा पूर्व में, ठीक है, 57 ईसा पूर्व में, या फिर मेरे भाई आपके 68 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में? विक्रम संवत के बारे में। ठीक है, तो विक्रम संवत की बात करें मेरे भाई तो 57 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? आप बोलोगे विक्रमादित्य ने। किसने मेरे भाई? विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पर मेरे भाई आपसे शक संवत के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में मेरे भाई? शक संवत के बारे में पूछा जाएगा। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? आप क्या बोलोगे? शक संवत की बात कर रहे हो सर? कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। किसने मेरे भाई?
कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी 78 ईसा पूर्व में। कब मेरे भाई? 78 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क कौन था मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। कनिष्क कौन था मेरे भाई? ये कुषाण वंश से इनका संबंध, ठीक है। कनिष्क का संबंध मेरे भाई किससे है? कुषाण वंश से इनका संबंध है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वंश और संस्थापक पूछे जा रहे हैं। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? आप बोलोगे कुजुल कैडफिसेस। क्या नाम है मेरे भाई? कुजुल कैडफिसेस इसका नाम है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की 78 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिसेस ने की थी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 78 ईसा पूर्व, ठीक है। तो मेरे भाई शक संवत, देखो सॉरी, विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य ने और शक संवत की स्थापना कनिष्क ने, ठीक है। 57 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़े भाई। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उपबेसिन और दक्षिण दिशा में पालार उपबेसिन से घिरी हुई है, ठीक है। तापी बेसिन, महानदी बेसिन, या फिर मेरे भाई आपका कावेरी बेसिन, या फिर मेरे भाई आपकी ब्राह्मणी बेसिन। आंसर करो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कौन सा नदी बेसिन है जो भाई उत्तर दिशा में तो कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उपबेसिन से और दक्षिण दिशा में पालार उपबेसिन से घिरा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? कावेरी बेसिन इसका राइट आंसर आपका हो जाए, ठीक है। कावेरी नदी को मेरे भाई क्या बोलते हैं? सर इसको वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और महानदी, ठीक है, महानदी के बारे में क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि सर इस पे तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा मेरे भाई? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। और मेरे भाई हीरा, ठीक है, महानदी के बारे में बात करें तो जो कटक शहर है आपका वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कटक शहर के बारे में बात करें मेरे भाई, चावल अनुसंधान संस्थान कौन है मेरे भाई? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप क्या बोलोगे? सर ये तो आपके कहाँ पर है? सर ये तो आपके महानदी पर, ठीक है, कटक शहर में स्थित है, ठीक है। आ जाइए, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले खेलों को स्वतंत्रता से पहले वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों को स्वतंत्रता से पहले वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था। यानी कि आपको बताना भाई राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आपको तो ये बताना है कि राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई, 1930 में, 1926 में, 1924 में, या फिर मेरे भाई 1928 में, ठीक है। आप क्या बोलोगे? सर 1930 में शुरुआत किसकी हुई थी? फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? आप बोलोगे सर 1930 में। 1928 में क्या शुरू हुआ मेरे भाई? आप बोलोगे सर राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? सर 1928 में हुई थी। अगर मेरे भाई बात करते किसके बारे में? राष्ट्रीय खेलों के बारे में, तो राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत मेरे भाई 1924 में हुई थी। कब मेरे भाई? 1924 में हुई थी। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करता हूं कि भारतीय ओलंपिक संघ का, ठीक है, स्थापना कब, ठीक है, भारतीय ओलंपिक, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? आप क्या बोलोगे? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में हुई, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1928 में, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, और फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। क्लियर है मेरे भाई? 1924 राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति किसान पार्टी केकेपी की स्थापना खालिस्तान को अमृतसर में हुई थी, ठीक है। बताइए मेरे भाई, आपसे पूछा कीर्ति किसान पार्टी केकेपी की स्थापना कब हुई थी? 10 मई 1927 को, 7 फरवरी 1927, 12 अप्रैल 1927, या फिर मेरे भाई आपके 13 मार्च 1927 को। तो बताइए मेरे भाई केकेपी की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? कीर्ति किसान पार्टी की बात कर रहे हो क्या सर? इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, आप बोलोगे 12 अप्रैल 1927 को। कब मेरे भाई? 12 अप्रैल 1927 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1927 में और क्या हुआ था? आप बोलोगे मेरे भाई 1927, ठीक है, साइमन कमीशन का निर्माण हुआ था। किसका मेरे भाई? 1927 में आपके साइमन कमीशन का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो केकेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 12 अप्रैल 1927 को हुई थी, ठीक है। ऐसे भाई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपसे आत्मीय सभा के बारे में पूछा जाए
सर इसकी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आपसे मेरे भाई ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाए, सर इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगर मेरे भाई आपसे किसके बारे में पूछा जाए, अगर आपसे मेरे भाई आर्य समाज के बारे में पूछा जाए, सर इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आपसे मेरे भाई रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जाए, ठीक है, सर इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, आपसे मेरे भाई देव समाज के बारे में पूछा जाए तो देव समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, आप बोलोगे ठीक है, एक शंकर नाम करके भाई, ठीक है, एक शंकर नाम करके उन्होंने मेरे भाई देव समाज की स्थापना की थी। तो मेरे भाई ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखे भाई, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए गए। ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 15, 9, 12 या फिर मेरे भाई 11। तो मेरे भाई कितने रोगों की बात हो रही है यहाँ पर, सर 12 रोगों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें मेरे भाई, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे, यशोवर्मन थे, बालादित्य थे या फिर मेरे भाई आपके ईशान वर्मा थे। ठीक है, तो वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, सर भट्टारक इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, और मेरे भाई जितने भी तुम्हारे वंश और संस्थापक हैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, जितने भी आपके वंश और संस्थापक हैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो भट्टारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आपको और भी वंश और संस्थापक देखने हैं तो मेरे भाई आप हमारी पिछली क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। आ जाइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर खालिस्तान राज्य में दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आप बोलोगे सर राजस्थान में, लेकिन सर राजस्थान तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई बिहार इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बिहार के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि भाई टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरा भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के बारे में सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है भाई, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है और वो बच्चा मेरे भाई एसएससी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बिना जीके के नौकरी लगेगी नहीं, इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो मेरे भाई जीके जीएस में सुधार करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन टाइप करवाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे और मेरे भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ये सारा कंटेंट मेरे भाई ओनली 50 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और मेरे भाई शानदार तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गारंटी है मेरे भाई 50 रुपये में 40-45 नंबर का मैटर आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि भाई 40-45 नंबर की गारंटी है। अगर आपने इसको फट डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो मेरे भाई ये थे आज के आपके क्वेश्चन। जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है सभी को मेरे भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपका पेपर कब कब है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। और मेरे भाई ठीक है, तो इतनी बातें मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।